Hello, good morning, everyone. Myself, Aman Kochhar, your counseling psychologist and educator. आज का हमारा टॉपिक अगेन एक फ्रेश वीडियो के साथ जो कि रहेगा क्लास 11th 12th यूजी एंड पीजी के कोर्सेज के लिए कम्प्लीटली बेस्ड ऑन साइकोलॉजी। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमारी लास्ट वीडियो थी, लास्ट लेक्चर था, आई होप कि आप सबने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर लिंक आ रहा है तो यू कैन वॉच दैट एज वेल। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो का एक रिकैप दूंगा जिसमें हमने बात करी थी ऑन द नोट्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, जहाँ पर हमने समझा था कि पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, पॉजिटिव साइकोलॉजी किस तरीके से वर्क करती है। पॉजिटिव साइकोलॉजी एक नया ब्रांच डेवलप हुआ था और उसके बाद हमने उससे पहले पॉजिटिव साइकोलॉजी से पहले पढ़ा था कितने एवोल्यूशंस हुए थे वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि साइकोलॉजी से रिलेटेड थे। Either it was done by Sigmund Freud, William James, or any other psychologist who was in the field of psychology for so many years. तो कई रिसर्चेज हुए, कई एक्सपेरिमेंट्स हुए जिनके बेसिस पर हमने लास्ट वीडियो में जानने की कोशिश करी थी कि क्या एक्सपेरिमेंट्स थे, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस थी, और साथ ही साथ कुछ नई टेक्निक्स, कुछ बिहेवियरल अप्रोचेस एंड प्लस माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग माय सेशंस एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट दैट आई टेक। सो अगेन आज के वीडियो में भी टॉपिक हमारे पास वही रहेगा, बट उसका थोड़ा सा एक लेवल एडवांस हो जाएगा जो होगा इंडियन पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी। आज का टॉपिक इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ ट्राई नॉट टू स्किप दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज आज के टॉपिक्स में मैं अगेन बात करूँगा पॉजिटिव साइकोलॉजी किस तरीके से इंडिया में इन्फ्लुएंस होती है और पॉजिटिव साइकोलॉजी के एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव साइकोलॉजी के इम्प्लीकेशंस इंडियन साइकोलॉजी में किस तरीके से बने एंड इंडिया में साइकोलॉजी किस तरीके से डेवलप हुआ बाय वन ऑफ द रीनोन साइकोलॉजिस्ट एट दैट टाइम हु वाज डॉक्टर एन सेनगुप्ता एंड जी बोस। ठीक, और इनके बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे आगे अगेन कि किस तरीके से वेस्टर्न कंसेप्ट जो साइकोलॉजी के डेवलप किए गए थे उस टाइम पे, बिकॉज इंडिया उस टाइम में इंडिपेंडेंट नहीं था कंट्री जिस टाइम पर इंडिया में साइकोलॉजी डेवलप किया गया था या करवाया गया था। ठीक, तो आज के वीडियो में हम ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा बेसिकली वो होगा इंडियन साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव्स एंड वेस्टर्नाइज कंसेप्ट ऑफ द साइकोलॉजी। इन दो कंसेप्ट्स, इन दो थियोरेटिकल नॉलेजेस, इन दो इम्प्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ने जाएंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि किस तरीके से आज के टाइम में इंडियन साइकोलॉजी डेवलप्ड है, खासकर इंडिया में। ठीक, तो इंडियन साइकोलॉजी के बारे में अगर मैं बताऊं तो इंडियन साइकोलॉजी का जो डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था अराउंड 1915 एंड 1916, जिस टाइम पर इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था, इट वाज अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स। एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडियन कंसेप्ट जो साइकोलॉजी के उस टाइम पर डेवलप्ड हुए थे उनको मार्जिनलाइज कर दिया गया था, उनको शो नहीं किया गया था या उनको पब्लिश नहीं करवाया गया था, जस्ट बिकॉज देयर वाज अ रूल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज and also the American knowledge of psychology was being developed at that time। ठीक, तो अमेरिकन साइकोलॉजी, अमेरिकन कंसेप्ट, जो वेस्टर्न कंसेप्ट हम समझते हैं, आइदर वो यूरोपियन कंट्रीज से हों या वो अमेरिकन कंट्रीज से हों, तो इन कंसेप्ट के बारे में जब इंडियन साइकोलॉजिस्ट, इंडियन रिसर्चर्स, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने जानने की कोशिश करी थी, उस टाइम पर इंडियन साइकोलॉजिस्ट के पास जो कंसेप्ट थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बट स्टिल क्योंकि इंडियन साइकोलॉजी उस टाइम पर एक फुल फ्लैश साइकोलॉजिकल टर्म या इंडिया में वर्ल्ड वाइड नहीं जाना गया था, जिस वजह से इंडियन साइकोलॉजी को वो इम्पोर्टेंस और वो अटेंशन उस टाइम पर नहीं मिला था। इंडियन साइकोलॉजी का जो मॉडर्न एरा उस टाइम पर डेवलप हुआ या आज जिस हम तरीके से साइकोलॉजी को जानने की कोशिश करते हैं वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1915 और 1916 में, कैलकाटा यूनिवर्सिटी जब इस्टेब्लिश की गई थी, एंड जहां पर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बारे में सबसे पहले जाना गया था बाय नन अदर देन द फेमस साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर एन सेनगुप्ता, नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता, जो स्टूडेंट रहे थे एक साइकोलॉजिस्ट के जिनके बारे में मैं बताऊंगा, और उनका नाम था मंजिंगर। ठीक, या कोई और प्रोनाउंसिएशन भी है, आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग इन द प्रोनाउंसिएशन,
बट ये स्टूडेंट थे उस टाइम पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर एन सेन गुप्ता, एंड इन्होंने विलियम वुंड के अंडर ऑब्जर्वेशन की थी और अगेन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी को बेसिस बनाया था इंडियन साइकोलॉजी में डेवलपमेंट करवाने के लिए। ठीक, इसके बाद एक और पाइनियर बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए जो कि साइको एनालिसिस में बिलीव करते थे, एंड पर्टिकुलरली फ्राइडियन साइको एनालिसिस, जो मैंने लास्ट टॉपिक में भी बताया था। सिगमंड फ्राइड ने जब साइको एनालिसिस को डिफाइन किया था, he defined psychoanalysis in a way कि आपके जो अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होते हैं उनको जब ग्रेटिफाई किया जाता है, उनको जब फुलफिल किया जाता है, तो वो आपके चाइल्डहुड पर बेस्ड किए जाते हैं। ठीक, तो वो ग्रेटिफिकेशन ऑफ द नीड्स दैट वर सप्रेस्ड और रिप्रेस्ड इन योर चाइल्डहुड, तो उनको जब डग आउट किया जाता है, उन थॉट्स को, उन फीलिंग्स को, उन अनकॉन्शियस बिहेवियर्स को जब डिग इन किया जाता है, समझा जाता है, तो दैट वाज टर्म्ड एज साइको एनालिसिस बाय सिगमंड फ्राइड। एंड इसी अप्रोच पर चलते हुए डॉक्टर प्रोफेसर जी बोस जो थे वो हमारे पास फ्राइडियन साइको एनालिस्ट हुए, जो कि इंडिया में डेवलपमेंट करवाया जिन्होंने साइको एनालिसिस का। प्रोफेसर जी बोस जो थे उन्होंने 1922 में एक लैब भी फाउंड करी थी जहाँ पर उनका लैब था, और वो था एक इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन। उसके दौरान उन्होंने एक लैब भी फाउंड करी थी और जहाँ पर वो साइको एनालिसिस की टीचिंग्स और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के बेसिस पर एक्सपेरिमेंट्स करवाया करते थे। एंड जस्ट टू नो द अनकॉन्शियस ऑफ अ पर्सन और द माइंड, हाउ द माइंड वर्क्स, इंडियन साइकोलॉजी वेस्टर्न साइकोलॉजी से डिफरेंट किस तरीके से है, किस कंसेप्ट पे है, वो अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें हमारे पास वेस्टर्न साइकोलॉजी का जो अप्रोच होता है वो दिया था बहुत सारे फेमस साइकोएनालिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एक्सपेरिमेंटलिस्ट, बिहेवियरिस्ट, बी.एफ. स्किनर, जॉन वॉटसन, विलियम जेम्स, सिगमंड फ्राइड, बहुत सारे साइकोएनालिस्ट, साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरिस्ट थे, स्ट्रक्चरलिस्ट थे, जिन्होंने जेस्टॉल्ट अप्रोच बनवाया और उसके बाद उसको आगे लेके गए इंडियन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट में। बट अगर मैं इंडियन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा सा अगेन डिफाइन करूँ तो इंडियन साइकोलॉजी जो वर्क करती है, दैट वर्क्स ऑन द कॉन्शियसनेस। इंडियन साइकोलॉजी का जो मेन बेस है या जिस पर पूरी इंडियन साइकोलॉजी बेस्ड है, तो वो है द कॉन्शियसनेस ऑफ द माइंड, हाउ द माइंड वर्क्स इन अ वेल वर्स्ड कॉन्शियस सेटिंग और इन अ कॉन्शियस मैनर। ठीक, उसी के साथ कॉन्शियसनेस से रिलेटेड मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग मेंटली अवेक। तो अगर आप सिचुएशनिज्म को समझते हैं, अपने एनवायरनमेंट, अपने नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, इट मीन्स, और समझ के सही और गलत फैसला ले पाते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, इट मीन्स दैट यू आर एबल टू सी दैट हाउ मच कॉन्शियस यू आर इन दैट मोमेंट। तो उस चीज़ के लिए इंडियन साइकोलॉजी डेवलप हुई थी, बिकॉज इंडियन साइकोलॉजी जो 1915 और 1916 में डेवलप की गई थी, इंडियन साइकोलॉजिकल टर्म, एक साइकोलॉजिस्ट थे जादूनाथ सिन्हा, इन्होंने 1931 में आईपी यानी इंडियन साइकोलॉजी का जो टर्म था वो डिवाइस किया था और बताने की कोशिश करी थी दैट हाउ इंडियन साइकोलॉजी इज डिफाइंड, क्योंकि इंडियन साइकोलॉजी को वो अलग करना चाहते थे वेस्टर्नाइज कंसेप्ट से। सिंस इंडियन साइकोलॉजी में जो कंसेप्ट यूज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक टाइम से लिए गए हैं, आइदर दे आर फ्रॉम द textbooks of the Indian mythology, either we take the Ramayana, either we take the Bhagavad Gita, and Buddhism, Jainism, अथर्ववेद, जितने भी वेद लिखे गए थे, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड ऋग्वेद, उसके बाद उपनिषद लिखे गए, इन सारी चीज़ों में हमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल मॉडल्स मिलते हैं जो कि आज की मॉडर्न एरा की इंडियन साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं और साथ ही साथ वेस्टर्न साइकोलॉजी से भी कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। जैसा कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक टर्म हमें देखने को मिलता है एंड जिस पर रिसर्चेज भी होती हैं इन द वेस्टर्न कंट्रीज, एंड दोज रिसर्चेज applaud the Indian psychological perspectives. So that point is that function and that approaches of the yoga.
एक तो एक योगा की टेक्निक डेवलप हुई, माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, जिसमें जिसमें योगा योगा में उसको प्राणायाम बोला गया। तो ये सारे एक्सरसाइजेस हमारे पास बहुत पुराने टाइम से इंडियन साइकोलॉजी में चलते आ रहे हैं, जिनका इंडियन इंडिविजुअल्स यूज़ भी करते हैं अपनी डेली लाइफ में। बट स्टिल, क्योंकि उस टाइम पर डेवलपमेंट ज़्यादा वेस्टर्नाइज साइकोलॉजी का था, इंडियन कंटेक्स्ट में रूल, इंडियन एरिया में रूल यूरोपियन कंट्रीज़ का था, जिस वजह से इंडियन साइकोलॉजी को उतना इम्पोर्टेंस और अटेंशन नहीं मिला। बट आज के टाइम में इंडियन साइकोलॉजी को एक अलग नज़रिए से, एक अलग माइंडसेट के साथ देखा जाता है, ऑन अ कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल। सो देयर इज़ नो डाउट दैट वेस्टर्नाइज कंसेप्ट जो आजकल हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, आइदर बिहेवियरिज्म है, सीबीटी है, एसएफबीटी है, सॉल्यूशन फोकस ब्रीफ थेरेपी है, और साइको एनालिसिस है, बिहेवियरिज्म है, ये सारी चीज़ें अगर वेस्टर्नाइज कंसेप्ट्स में हैं, सो इंडियन साइकोलॉजी भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड आई वुड पर्सनली शेयर माई एक्सपीरियंस एज वेल, जहाँ पर मैं अपने क्लाइंट्स के साथ इंडियन साइकोलॉजी के कंसेप्ट, आइदर द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता, इफ़ द इंडिविजुअल इज़ मोर इनटू रिलीजन एंड ऑल, तो वहाँ पर हम भगवद गीता के कंसेप्ट, गीता के कंसेप्ट्स और ब्रीदिंग टेक्निक्स, योगिक टेक्निक्स, जिस तरीके से आपका कॉन्शियसनेस, आपका माइंड का स्ट्रेसफुल सिचुएशंस जो हैं वो काम डाउन हो सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स, हार्मोनल लेवल्स जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। एंड दीज आर द रिसर्च फाइंडिंग्स, दीज आर नॉट ओनली थियोरेटिकल अप्रोचेस की जो चीज़ कह दी गई है एंड विदाउट एनी बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड द एक्सपेरिमेंट्स। ये सारी चीज़ें फैक्ट बेस्ड हैं, जिनको आज वर्ल्ड वाइड माना जाता है। सो आई होप कि आप इंडियन साइकोलॉजी एंड खास करके इंडियन साइकोलॉजी का कंसेप्ट इन द पॉजिटिव साइकोलॉजी रीड करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करेंगे। इन माई अपकमिंग लेक्चर्स ऑल्सो मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी के कंसेप्ट कुछ बताने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर मैं अगेन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करूँगा विद माई क्लाइंट्स, दैट आई फील कि वो बताने के लिए, शेयर करने के लिए आप सब स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल्स, प्रैक्टिसिंग साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल और नीडफुल रहेंगे। सो अगेन, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, एक और बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए थे उस टाइम पे, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, दुर्गानंद सिन्हा। एक साइकोलॉजिस्ट जिनका मैंने नाम लिया था वो थे जादूनाथ सिन्हा। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज इन दीज टू इंडिविजुअल्स, दीज टू इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट। एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दुर्गानंद सिन्हा, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्री इंडिया, बिकॉज एट दैट टाइम थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना जाता था साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ठीक, तो साइकोलॉजी को इंडिया में किस तरीके से समझा गया, जाना गया, किस तरीके से देखा गया था बेसिकली वेस्टर्नाइज कंसेप्ट्स के कंपैरिजन में, सो उस चीज़ के लिए दुर्गानंद सिन्हा जी ने एक बुक लिखी थी, साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा समझाने की, पढ़ने की कोशिश करूँगा। द इंडियन एक्सपीरियंस, published in 1986, traces the history of modern psychology as a social science in India in 4 phases। तो दुर्गानंद सिन्हा जी ने इन 1986 जो बुक लिखी थी, साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, द इंडियन एक्सपीरियंस, बिकॉज इंडियन साइकोलॉजी और इंडियन साइकोलॉजिस्ट डिफ्रेंशिएट करना चाहते थे वेस्टर्नाइज कंसेप्ट से, बिकॉज दे न्यू, एंड टुडे एज, बिकॉज हमारा एक बहुत ही अच्छा कम्युनिटी है साइकोलॉजिस्ट का, रिसर्चर्स का, एक्सपेरिमेंटलिस्ट का, तो आज भी मैं चाहता हूँ कि आप सब साइकोलॉजिस्ट जितना भी ये वीडियो देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, एंड इस वीडियो को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से इंडियन साइकोलॉजी का पर्सपेक्टिव, इंडियन साइकोलॉजी का जो बेस है वो आज वेस्टर्नाइज कंसेप्ट से अगर ऊपर नहीं है तो एट पार है, लेवल पर है, बराबर है। ठीक, इट इज़ नॉट एट ऑल on a lower state with in comparison to westernized concepts of psychology। आई नो कि वेस्टर्नाइज कंसेप्ट साइकोलॉजीज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस थे, बिकॉज उस टाइम पर वो यूज़ कितने ज़्यादा हुए थे, जिस वजह से वो फेमस हुए। But again, I am not demeaning or criticizing the westernized concepts, because those concepts are also valuable, too much valuable in today's practice by Indian psychologists as well. But still, we should not forget about the perspective of Indian psychology। तो इंडियन साइकोलॉजी के लिए दुर्गानंद सिन्हा जी ने एक बुक लिखी, जहाँ पर उन्होंने थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मेंशन किया।
because during the time when there were world wars in the 1913-18 era and 1939-45 era, जो वर्ल्ड वॉर वन और टू हुई थी, इस टाइम पर यूएस एंड यूएसएसआर, जो कि रशिया और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न यूरोपियन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़, तो उन कंट्रीज़ को फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ माना गया था. एंड जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ दैट वर मेंट टू बी द मोस्ट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ एट दैट टाइम, तो उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री माना गया, जिसके वजह से इंडिया में साइकोलॉजी, कॉन्शियसनेस, ब्रेन, माइंड वर्किंग, बिहेवियर्स, इमोशंस, फीलिंग्स के बारे में जानना बहुत ही कठिन हो गया था, बहुत ही मुश्किल हो गया था. तो यहाँ पर 4 फेजेस के बारे में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट ईच फेज इन डेप्थ. According to him, according to Durganand Sinha, the first phase till independence was a phase with emphasis on experimental, psychoanalytic, and psychological testing research, which primarily reflected the development of the discipline in Western countries. So, completely westernized concept देखा गया था इंडियन साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में, और टिल द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग बिफोर द टाइम ऑफ 1947. एंड उस टाइम से पहले पहले अगेन, जैसा मैंने अभी बताया, कैलकाटा यूनिवर्सिटी 1915-16 में इस्टेब्लिश हुई. उसके बाद 1922 में साइको एनालिटिक एसोसिएशन बाय प्रोफेसर जी बोस डेवलप हुई थी. सो हम बात कर रहे हैं 1947, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले के एरा के बारे में. उस टाइम पर वेस्टर्नाइज कंसेप्ट, साइको एनालिटिक फीचर्स, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी पीक पर थी. वेस्टर्नाइज कंसेप्ट्स में यूरोपियन कंट्रीज में फाइंडिंग्स हो रही थी, एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, जिसके बेसिस पर इंडिया को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था. The second phase in the till the 1960s was a phase of expansion of psychology in India into different branches of psychology. बट जैसे जैसे इंडिया में डेवलपमेंट किया गया साइकोलॉजी का, तो उस समय हमें देखने को मिला था कि एक बहुत ही ज़्यादा वास्ट एक्सपेंशन हो रहा है साइकोलॉजी का इंडिया में, और अलग अलग ब्रांचेस में देखा जा रहा है. आइदर इट वाज इनटू क्लिनिकल, आइदर इट वाज इनटू काउंसलिंग, गाइडेंस, आर्मी पर्सनल, तो सिलेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल्स, बहुत सारी चीज़ों में उस टाइम पर देखा जाने लगा था साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इंडियन कंटेक्स्ट में. During this phase, Indian psychologists showed a desire to have an Indian identity by seeking to link Western psychology to the Indian context. आप धीरे धीरे एक ड्रास्टिक चेंज देख रहे होंगे जो हमें 2 फेजेस में देखने को मिला. फर्स्ट फेज वाज completely of the Indian psychology, जहाँ पर completely of the Western psychology. इंडियन साइकोलॉजी को जिस टाइम पर 47 से पहले नहीं देखा जाता था, इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, बट टिल 1960s एंड बियॉन्ड 1960s वो इंडियन कंटेक्स्ट वेस्टर्न साइकोलॉजी के कंसेप्ट्स के साथ धीरे धीरे कनेक्ट होने लगा था, उन दोनों का एक को ज्वाइन होने लगा था, और देखा जाने लगा था रिसर्च में, फाइंडिंग्स में, कि इंडियन टेक्निक्स लाइक योगा, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स, तो ये सारी चीज़ें, द कॉन्शियसनेस ऑफ द माइंड, द रीडिंग्स ऑफ द गीता, द रीडिंग्स ऑफ द मैन्यूस्क्रिप्ट्स, द वेदास एंड द उपनिषद्स, इन सारे कंसेप्ट्स को जब लिंक किया जाने लगा वेस्टर्न कंसेप्ट्स के साथ, तो इंडियन कंटेक्स्ट, इंडियन साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस भी इंक्रीज हुआ. However, psychology in India sought to become relevant for Indian society in the post-1960s phase of problem-oriented research. Further, the limitations of excessive dependence on Western psychology for our social context were also realized. इंडियन साइकोलॉजी सोशल अप्रोच, सोशल साइकोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करती है. अभी मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से सोशल साइकोलॉजी पर फोकस किया जाता था इंडियन साइकोलॉजी में. वहीं पर वेस्टर्न साइकोलॉजी है जो है वो फोकस करती है ऑन एन इंडिविजुअल वर्ल्ड को किस तरीके से देखता है. दैट इज मोर रियलिस्टिक एन अप्रोच ऑफ वेस्टर्नाइज कंसेप्ट. बट इंडियन साइकोलॉजी का कंसेप्ट है कि एक इंडिविजुअल की सोसाइटी किस तरीके से देखती है एक इंडियन कंटेक्स्ट में एक इंडियन इंडिविजुअल को. तो वो फाइंडिंग्स जब मैच की गई और देखी गई, तो वहाँ पर इंडियन कंटेक्स्ट, इंडियन साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस और ज़्यादा इंक्रीज हुआ. Leading psychologists emphasize that significance of research which is of relevant to our situation. The search for a new
identity of psychology in India led to the phase of indigenization, which started during the late 1970s. एक तो इस टाइम पर एंशियंट स्क्रिप्चर्स, एंशियंट टेक्स्ट को एम्फोसिस दिया जाने लगा, एम्फोसाइज किया जाने लगा, इंपॉर्टेंस दी गई, जिसके बेसिस पर आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास प्राणायाम, योगा टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, माइंडफुलनेस, इमेजरी टेक्निक्स, ये सारी टेक्निक्स जो हैं ये स्क्रिप्चर्स में, पुराने वेदों में, भगवद गीता के श्लोक में, वर्सेस में लिखी गई हैं, समझी गई हैं. द कॉन्शियसनेस ऑफ द माइंड, जहाँ पर कर्म, दैट इज द डूइंग द वर्क, जहाँ पर उसको माना जाता है. कार्ल रॉजर्स का ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कार्ल रॉजर्स का आइडियल सेल्फ और रियलिस्टिक सेल्फ के बीच में डिफरेंशिएट करना, उसका कंपैरिजन समझना, उसके बीच में कंसिक्वेंस, कॉन्ग्रुएंस समझना, तो ये सारे कंसेप्ट जो थे वो पहले ही इंडियन स्क्रिप्चर्स और टेक्स्ट में लिखे जा चुके थे. बट हमें इन कंसेप्ट्स को समझना पड़ता है अगेन एंड अगेन, बिकॉज जो माइंडसेट क्रिएटेड है दैट इज ऑफ द वेस्टर्नाइज कंसेप्ट. सो हमें इसको थोड़ा सा इंडियन कंसेप्ट के साथ भी लिंक करना चाहिए, देखना चाहिए. अगेन आई एम नॉट डिमीनिंग और क्रिटिसाइजिंग द वेस्टर्नाइज कंसेप्ट, बट वी शुड नॉट ओवरलुक द इंडियन कंसेप्ट एज वेल, क्योंकि वो भी उतने ही बेनिफिशियल है एंड हो सकता है वो ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके इंडियन कंटेक्स्ट में, बिकॉज वी एज इंडियन साइकोलॉजिस्ट, इंडियन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, हम अपने कंटेक्स्ट को, अपने पास्ट को, अपने एंशियंट हिस्ट्री को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ, अंडरस्टैंड कर पाएंगे. Psychology in India today in the modern era is now being applied to various kinds of fields. Either we take in military psychology or the experimental psychology, counseling, or the holistic approach of psychology, eccentric approach of psychology, जहाँ पर हमारे पास स्कूल्स में, कॉलेजेस में, क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल्स में, हर जगह मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की नीड हो गई है. इन लास्ट वीक आई वाज रीडिंग एन आर्टिकल जो बेस्ड था आई गेस WHO पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो वहाँ पर मेंटल स्टेट का कंडीशन बताया होता इंडिया में, that because of the excessive usage of electronic devices, particularly the mobile phones, and in is मोबाइल फोन्स, PCs, लैपटॉप्स, टैब्स, इन सब का एक्सेसिव यूज, अगेन आई एम यूजिंग द टर्म एक्सेसिव यूज, नॉट अ लिमिटेड यूज, an excessive use where your consciousness or your mental awareness capability decreases by a marginal value. तो बहुत ही ज़्यादा मार्जिन के साथ जो है वो वैल्यू डिक्रीज होने को दिखती है, और जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटीज़ में और वेस्टर्न सोसाइटीज़ में भी आई वुड से कि वर्ल्ड वाइड हमारे पास वो डिप्रेसिव स्टेट्स, वो स्ट्रेसफुल कंडीशंस, वो एंशियस कंडीशंस डेवलप की जाती हैं. एक घबराहट जिसे इंडिया में बोला जाता है, एंशियसनेस को, दैट इज द वरी ऑफ द फ्यूचर, ऑफ द अननोन फ्यूचर, और दैट इज लिंक्ड टू द पास्ट, दैट इज द पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस. और किसी एक स्टिमुलस से घबराना, तो वो माना जा सकता है फोबिया या फोबिक कंडीशंस. तो इन सारी कंडीशंस को समझने के लिए एक जो आजकल मेजर रीज़न बन चुका है, मेजर एक कॉज बन चुका है, दैट इज़ द एक्सेसिव यूज़ ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. आई गेस कि आप सब मुझसे इस बात पर एग्री करते होंगे, आई गेस कुछ इंडिविजुअल्स एग्री करते होंगे कि एक्सेसिव यूसेज की वजह से स्कूल्स में बहुत ज़्यादा हमें एजुकेशन लेवल में, मार्क्स में, स्कॉलास्टिक अप्रोचेज में, एकेडमिक असेसमेंट्स में बहुत ज़्यादा फॉल देखने को मिलता है इंडिविजुअल्स का. एंड जहाँ पर पेरेंट्स भी उस तरीके से बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव हो गए हैं टुवर्ड्स देयर इंडिविजुअल्स. तो ये एक कंसेप्ट, ये एक कॉज जिसको हमें by a combination of westernized and Indian psychological perspective और combination of these theoretical interventions समझ के क्योर करना होगा, हील करने की कोशिश करनी होगी. I would also like to share my personal experience when I was appointed as a counselor, as a school counselor in a reputed school.
तो वहाँ पर मुझे एक केस रेफ़र किया गया था स्कूल में। ही वाज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8, आई गेस कि वो एक 13-14 साल का लड़का था। एंड उसके कंडीशंस ये थी कि दैट आइज़ जो डार्क सर्कल्स थे वो बहुत ज़्यादा थे। स्पेशली विमेन आज के टाइम में, या कुछ तो लोग भी, इंडिविजुअल मेन भी आजकल उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा केयर करने लगे हैं। डार्क सर्कल्स और फेशियल हमारा किस तरीके से एक्सप्रेशन होना चाहिए, फेशियल बिहेवियर्स, हम दिखने अच्छे चाहिए, हमारी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं, इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। बट अगर मैं उस बच्चे के बारे में बात करूँ तो वो एक 13-14 साल का बच्चा था। एंड उस बच्चे के डार्क सर्कल्स थे, एंड अनटाइडी बहुत ही हेयर जो थे, बहुत ही ज़्यादा, ही वॉज नॉट वेल ग्रूम्ड एट ऑल। बट जब मुझे उसका केस रेफ़र किया गया था तो वहाँ पर अ, उसके जब हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री ली गई और साइकोलॉजिकल हिस्ट्री उसकी देखी गई, तो वहाँ पर उसके साथ असेसमेंट्स करवाए गए। तो समझ में आया दैट द रीज़न ही वाज़ एक्चुअली, रीज़न क्या था उसका एक साइकोलॉजिकल केस बनने का उस बच्चे का, बिकॉज़ उसके मार्क्स बहुत ज़्यादा लो हो रहे थे। एंड वो लो के साथ-साथ अब स्टेबल हो चुके थे एट अ लेवल वेयर ही वाज़ कॉन्स्टेंटली फेलिंग। सो वो बच्चा हर सब्जेक्ट में, हर टेस्ट में फेल हो रहा था। उसकी बुक्स कंप्लीट नहीं थी, नोटबुक्स कंप्लीट नहीं थी, स्कूल्स में एब्सेंट रहता था, होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था, कॉपीज़ बैग सेट नहीं होता था। तो बहुत ही ज़्यादा एक मिसमैनेज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड आई वुड से कि वो इंडिविजुअल था। एंड एक 14 साल का, 13 साल का बच्चा इस तरीके से अगर डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो वो एक कंसर्न का मैटर बन सकता था। अगेन बिकॉज़ एट दैट टाइम टीचर्स जो थे उस टाइम पर अवेयर नहीं थे कि कंडीशन क्या थी। एंड आई वाज़ अपॉइंटेड एट दैट मोमेंट। सो मुझे वहाँ पर वो केस रेफ़र हुआ। एंड उसका जो रीज़न मिला, उसका जो मुझे रीज़न देखने को मिला, दैट वाज़ द एक्सेसिव यूसेज ऑफ द गेमिंग। ठीक है? तो वो गेमिंग में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल जो था वो इन्वॉल्व्ड था। ही वाज़ प्लेइंग एट, in a day he was playing for around 8 or 9 hours. He was constantly on his phone. जैसा मुझे उसके पेरेंट्स, इन्फॉर्मेंट्स जो थे उनसे भी मुझे पता चला when I took a session of parents as well. तो वहाँ पर मुझे पता चला। एंड ही वॉज ऑल्सो on a side of deceiving his parents. He was not attentive at all, uh, using languages that are not actually appropriate at that moment, at that age level. तो वो उस तरीके का इंडिविजुअल बन चुका था। बेसिकली कंडक्ट डिसऑर्डर में वो बच्चा जा रहा था। कुछ कंप्लेंट्स उसके बिहेवियर इश्यूज से भी रिलेटेड थी। एंड तो ये ऐसे कंडीशंस जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं अगर इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक्सेसिव यूसेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस करते हैं। सो आई वुड बी टेकिंग एन अनदर लेक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट that I have taken 5 minutes of this video. So again, अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो इंडियन पर्सपेक्टिव आज के टाइम में डॉक्टर जी, प्रोफेसर जी बोस एंड एन सेन गुप्ता, इन दो साइकोलॉजिस्ट, इन लोगों की वजह से, दुर्गानंद सिन्हा, जादूनाथ सिन्हा इन 1931, इन लोगों की वजह से आज इंडियन साइकोलॉजी का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा एक पीक पर या डेवलप्ड माना जाता है। उसके साथ साथ इंडियन साइकोलॉजी में कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा रोल होता है। अगेन, कॉन्शियसनेस मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग अवेक, द स्टेट ऑफ बीइंग मेंटली अवेक। एक इंसान फिजिकली अवेक रह सकता है, उस रूम में, उस गैदरिंग में वो फिजिकली प्रेजेंट हो सकता है, बट हो सकता है कि उसका माइंड कहीं और हो, उसकी थिंकिंग थॉट्स कहीं और, उसके पास्ट में, उसके फ्यूचर में चल रहे हों और वो उसी तरीके से रूमिनेट कर रहा हो। ठीक? तो बट अगर आप कॉन्शियस हैं, अपने सराउंडिंग्स, अपनी गैदरिंग्स, अपने इन्वायरमेंट को समझ सकते हैं, समझ पाते हैं, दैट मीन्स कि यू आर अवेक। सो उस अवेकेंड स्टेट को देखने के लिए, उस कॉन्शियस स्टेट को देखने के लिए इंडियन कंटेक्स्ट में भी बात की गई है
और इंडियन साइकोलॉजिकल अप्रोचेस को भी माना गया है, देखा गया है। साथ ही साथ योगा अप्रोचेस, आसन्स जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप किए, एक मेंटल वेलबींग पर साथ ही साथ फिजिकल वेलबींग के साथ कोरिलेशन देखा जाता है। बिकॉज इन साइकोलॉजी हमारे पास कुछ सोमैटिक सिम्टम्स और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं दैट आर लिंक्ड विद द इश्यूज ऑफ द माइंड। मेरे पास कल एक क्लाइंट आया था, आई वुड लव टू डिस्क्राइब दैट। तो एक मेरे पास कल क्लाइंट आया था एंड उन्होंने मुझसे अपना जो इशू था वो शेयर करने की कोशिश करी थी। एंड वो इशू था कि उनको डर लगता था, घबराहट होती थी, ही वॉज एंक्शियस। एंड वो एंक्शियस किस बात से थे कि उन्हें ऐसा लगता था कि कोई उनके साथ कुछ बुरा कर सकता है। इट वॉज नॉट लेवल ऑफ हेलुसिनेशन, अगर आप कुछ सिचुएशंस, कुछ इंडिविजुअल्स इस चीज़ से लिंक कर पाएँ कि वो हेलुसिनेशन था। इट वॉज नॉट अ केस ऑफ हेलुसिनेशन एट ऑल और अ डेल्यूजन। ठीक, तो वो भ्रम नहीं था, उनका हेल्यूसिनेशन नहीं था, बट ही वॉज मेंटली अवेक, वो काम कर रहे थे अपना, वो जॉब पे जाते हैं एंड बट स्टिल एक घबराहट 24/7 राउंड द क्लॉक उनके माइंड में चलती रहती है, जिस वजह से एक सोमैटिक सिम्टम, एक फिजिकल सिम्टम देखा गया उनकी बॉडी में, दैट कि उनके स्टमक का जो एसिड लेवल था और जो इनडाइजेशन लेवल था, द एसिडिटी लेवल, वो इंक्रीज हो जाता था एट दैट मोमेंट व्हेन स्ट्रेस एक्यूमुलेट हो जाता था उनके ब्रेन में, एंशियसनेस की वजह से, वरी, डर की वजह से, फियर की वजह से। एक नर्व होती है दैट इज़ द वेगस नर्व, अगर आप उसके बारे में पढ़ें तो वो हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है। वेगस नर्व हमारे स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम में जाती है एंड ऑल थ्रू आउट अ बॉडी। बिकॉज अगर मैं एक कंसेप्ट आपको अलग समझाऊं फ्रॉम द टुडेज टॉपिक ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, सो एक टॉपिक है जहाँ पर हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से वेगस नर्व, एक नर्व है जो कि हमारे पूरे ब्रेन से कनेक्ट की जाती है थ्रू ऑल आवर बॉडी पार्ट्स आई मीन द इंटरनल ऑर्गन्स, द हार्ट बीट, द लंग्स, द स्टमक। तो ये जो 3 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जहाँ पर एंग्जाइटी के साथ, एंशियसनेस के साथ इसको लिंक किया जाता है। एंशियसनेस के साथ किस तरीके से रिलेट किया जाता है? कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनको जब घबराहट होती है या वो घबराहट महसूस करते हैं तो उनकी बॉडी से स्वेटिंग होने लगता है, एक सिम्टम ये दिखाई देता है। कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर डिजीनेस, चक्कर आने लगते हैं। ठीक, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हाइपर वेंटिलेशन होता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर। तो आपके माइंड में इस तरीके से साइकोलॉजिस्ट सोचने की कोशिश करते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इस तरीके से लिंकेज नहीं कर सकता जब तक उसको एक प्रोफेशनल गाइडेंस, एक हेल्पफुल गाइडेंस प्रोवाइड ना हो, एक एडवाइस ना उसको मिले। सो वो एडवाइस या वो साइको एजुकेशन जिसे हम साइकोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं, तो वो डेवलप की जाती है, वो बताई जाती है, एजुकेशन दी जाती है उस इंडिविजुअल को कि आपके ब्रेन में, आपके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, जो थॉट्स चल रहे हैं, उन थॉट्स की वजह से आपके सोमैटिक सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स भी अराइज हो सकते हैं, जिसको आम लोग बहुत ही जल्दी नज़रअंदाज कर देते हैं और क्रिटिसाइज़ करने लग जाते हैं उस इंडिविजुअल को कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, खाया करो, तुम बहुत पतले हो, तुम बहुत वीक हो। इस तरीके से उस इंडिविजुअल को बोला जाता है जिस किसी वजह से उस इंसान का, जो कि पहले से ही अपने पास से, अपनी बॉडी से सफ़र कर रहा है, उसको और डिमोटिवेट, उसका मोराल और अंडर कॉन्फिडेंट बनाया जाता है, उसका मोराल और गिरा दिया जाता है। सो ये जो कंसेप्ट आता है हमारे पास एक वेगस नर्व का, आई वुड स्पेल आउट द नर्व, दैट इज द VAGUS, द वेगस नर्व। जो ये वेगस नर्व बेसिकली हमारे एंग्जाइटी से रिलेट कर जाती है, किस तरीके से? बिकॉज वो नर्व हमारे हर बॉडीली, इंटरनल बॉडीली ऑर्गन के साथ कनेक्टेड होती है। अब वो किस तरीके से कनेक्टेड होती है, जहाँ पर मैंने लिंक अपने कल के क्लाइंट के बारे में आपको बताया, उसके मन में चिंता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है, वो उस एंग्जाइटी में जी रहा है, पिछले कई सालों से वो जी रहा है उस एंग्जाइटी में। ही इज़ नॉट एट ऑल हेलुसिनेटिंग, ही इज़ नॉट एट ऑल डिल्यूजन्ड, बट उसकी वजह से हो क्या रहा है कि एक सोमैटिक सिम्टम अराइज हो रहा है और वो उस इंडिविजुअल को विजिबल है
और जब मैंने उस इंडिविजुअल से पूछा कि आपको क्या बोला जाता है या क्या एडवाइस दी जाती है, तो उसने मुझे वही सारी चीज़ें बताई जो कि एक्सपेक्टेड होती है एक लेमैन टर्म में, कोई एक इंसान जिसको नॉलेज ना हो इन चीज़ों की और वो एक दूसरे इंसान को बोले। तो मुझे उन्होंने यही रिप्लाई दिया कि मुझे ऐसा कहा जाता है कि तुम अपने काम पर फोकस किया करो, अरे इन बातों से डरा नहीं जाता या इन चीज़ों से डर नहीं लगना चाहिए, अरे देखो मैं भी तो जा रहा हूँ काम करने। तो ये जो सारी टर्म्स हैं ये बहुत बेसिक मानी जाती हैं, बट इन चीज़ों से हेल्प नहीं की जा सकती, इन चीज़ों से वो इंडिविजुअल नहीं समझ सकता, बिकॉज ऑब्वियसली जो इशू है वो ऑन अ हायर स्केल है। तो जो एजुकेशन मिलनी चाहिए, जो गाइडेंस मिलनी चाहिए, वो भी ऑन अ हायर स्केल मिलनी चाहिए। अगर आपको एजुकेशन मिल रही है बहुत ही लोअर साइड में, और आपकी जो इशू है, जो डिसऑर्डर है, जो इलनेस है, वो बहुत ही हायर साइड पे है, तो बहुत ही बड़ा गैप है उस चीज़ का उसको कवर अप करने के लिए। तो हो सकता है वो इंडिविजुअल उस टाइम पर मेडिकेशंस की मदद ले, जिनकी मदद से अगर वो मेडिकेशंस अपने आप रेगुलेट करने लग जाता है अपने टाइमिंग्स के साथ, अगर वो अननोन है उन मेडिकेशंस के लिए, तो ऐसा केसेस में देखा जाता है कि विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ठीक। तो एडिक्शन बेसिकली होने लग जाती है आफ्टर अ स्पैन ऑफ टाइम उस मेडिकेशन का। दैट इज द मोस्ट कॉमन केस ऑफ स्लीपिंग पिल्स और द एंग्जाइटी पिल्स, एंटी एंग्जाइटी पिल्स जो दी जाती हैं, और द एंटी डिप्रेसिव पिल्स जो दी जाती हैं। अगर उन चीज़ों को, उन मेडिकेशंस को, आई एम अगेन सेइंग कि मेडिकेशंस की भी ज़रूरत है, इट इज़ नॉट ओनली एंड एट ऑल अलोन कि एक साइकोलॉजिकल अप्रोच या एक टॉक थेरेपी दी जाए, बट वहाँ पर ऐसा समझा जाए कि अकेली मेडिसिन्स और अकेली थेरेपी से वो कंडीशन रिजॉल्व नहीं की जा सकती। इट वुड बी नॉट दैट मच बेनिफिशियल और फ्रूटफुल फॉर द क्लाइंट, बिकॉज क्लाइंट अपना टाइम, अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं उस टाइम पर, एंड हमें एज अ थेरेपिस्ट, एज अ साइकोलॉजिस्ट उस चीज़ को भी ध्यान में रखना होता है। एंड साथ ही साथ अगेन अगर मैं बात करूं तो थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस में अगेन हमारे पास सोमैटिक सिम्टम्स डेवलप किए जा सकते हैं, जिसको इंडियन साइकोलॉजी से अगर मैं कनेक्ट करूं तो योगिक मेथड से, योगा के ट्रेडिशन से अगर एक इंसान फॉलो करे योगा के प्रैक्टिसेस और डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स, सो वो हेल्प करती हैं एट अ हायर लेवल, एट अ वेरी मच लेवल, एंड उसको वो अगर एक कांस्टेंट प्रैक्टिस, एक हैबिट की तरीके से बनाता है, सो दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल टू दैट इंडिविजुअल। साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव इनपुट्स, कुछ पॉजिटिव इंसाइट्स देते रहने चाहिए उस इंडिविजुअल को जो सफ़र करता है इन एंग्जाइटी सिम्टम से, या सिम्टम से, सोमैटिक सिम्टम से, सोमैटिक डिसऑर्डर से। इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, IBS, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक कॉमन डिसऑर्डर इलनेस देखी जाती है, एंड जिसको बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्चुलाइज किया जाता है बाय many practitioners I have seen कि not only practitioners but also the one who is suffering, because he is not aware of that things, he is not aware of those things कि क्या चीज़ उसके बॉवल को, उसके पेट को, उसके स्टमक को अफेक्ट कर रही है। मेरे ही वो जो क्लाइंट थे उन्होंने मुझे बताया था मेरे से आने से पहले, अराउंड 6 मंथ्स बैक, 6 मंथ्स अगो, तो वो एक पेट के डॉक्टर के पास गए थे, जहाँ पर उनको कुछ एसिडिटी की पिल्स दे दी थी, एंड बट अगेन क्योंकि वो डॉक्टर जो थे वो फिजिशियन थे, जनरल फिजिशियन थे, वो नहीं जान सकते थे कि क्या इशू है, किस वजह से जो इफ़ेक्ट दिख रहा है उसका कॉज क्या है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, अगेन जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है, द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, यानी कारण और असर, जिसको इंडियन स्क्रिप्चर्स, खासकर भगवद गीता में भी मेंशन किया गया है, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया गया है इस चीज़ को। एंड हम इन टॉपिक्स पे आगे भी बात करेंगे, एंड टिल नाउ आई होप कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आए एंड इंफॉर्मेटिव लगे, तो काइंडली डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक्स अ लॉट।